सोचिए, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग चल रही है। दुनिया के बड़े बड़े देश एक टेबल पर बैठे हैं और तभी अचानक एक देश कुछ ऐसा कर देता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बस एक कदम और पूरी मीटिंग का रुख ही पलट जाता है। जी हाँ, हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में भारत ने बिल्कुल यही किया। आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन के चिंगदाओ में जब एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग खत्म हुई तो भारत ने जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से ही मना कर दिया। ये कोई छोटा मोटा फैसला तो था नहीं। आखिर भारत ने इतना बड़ा स्टैंड क्यों लिया? और देखिए भारत के इस एक ना का असर क्या हुआ। एससीओ की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि मीटिंग खत्म हुई और कोई जॉइंट स्टेटमेंट या कम्युनिकेट जारी हुआ ही नहीं। मतलब सब आए, बात की और बिना किसी साझा नतीजे के चले गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक मैसेज था जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भारत के इस फैसले के पीछे एक बहुत ही साफ और अटल सिद्धांत था। एक सीधी सी बात, शांति और आतंकवाद ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। भारत का मैसेज एकदम क्लियर था कि ये एक ऐसी बुनियादी बात है जिस पर किसी भी कीमत पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई समझौता नहीं होगा। तो अब सवाल उठता है कि वो कौन सी बात थी जिस पर भारत अड़ गया। वजह एकदम साफ है। जो डिक्लेरेशन तैयार किया गया था उसमें टेररिज्म को लेकर एक तरह का डबल स्टैंडर्ड था। मतलब उस डॉक्यूमेंट में बलूचिस्तान में हो रही गतिविधियों की बात तो की गई थी, लेकिन भारत में जो हाल ही में पहलगाम में हमला हुआ उसका कोई जिक्र तक नहीं था। भारत का ऐतराज इसी बात पर था कि भाई, अगर आतंकवाद की बात करनी है तो पूरी करो। सीमा पार से आतंकवाद फैलाने वाले देशों की आलोचना करने में एससीओ को हिचकना क्यों चाहिए? तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जो एससीओ हम कर रहे हैं, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या चीज़? क्योंकि इस पूरी घटना की अहमियत समझने के लिए पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। एससीओ के साथ भारत का रिश्ता कोई नया नहीं है, काफी पुराना है। देखिए, 2005 में भारत को इसमें ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला था, मतलब एक मेहमान की तरह। और फिर एक दशक से भी ज्यादा इंतजार के बाद 2017 में जाकर भारत इसका एक फुल फ्लेज्ड मेंबर बना। तो इससे एक बात तो साफ है कि भारत इस प्लेटफॉर्म को लेकर हमेशा से काफी सीरियस रहा है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प बात समझते हैं। एससीओ के काम करने का एक बड़ा ही खास नियम है। इसे कहते हैं कंसेंसस रूल या सर्वसम्मति का नियम। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि यहाँ कोई भी फैसला वोटिंग से नहीं होता। फैसला तभी माना जाएगा जब हर सदस्य देश उसके लिए हाँ कहे। अगर एक भी देश ने ना कर दिया तो वो प्रस्ताव वहीं रुक जाएगा। और बस इसी नियम ने भारत के ना को इतनी ताकत दी। तो अब जाहिर है मन में एक सवाल आएगा कि अगर एससीओ में इतनी दिक्कतें हैं, इतनी पॉलिटिक्स हैं, तो फिर भारत इसका हिस्सा बना ही क्यों हुआ है? आखिर इस खेल में बने रहने से भारत को मिलता क्या है? क्या फायदे हैं? देखिए, फायदे कई हैं। सबसे पहले तो एससीओ सेंट्रल एशिया के देशों तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है, एक जियोपॉलिटिकल गेटवे। दूसरा, इकोनॉमी और एनर्जी के मामले में सहयोग के बड़े मौके हैं। तीसरा, ये आईएनएसटीसी जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म है। और शायद सबसे बड़ी बात, चीन और पाकिस्तान के साथ चाहे जितने भी मतभेद हों, ये वो एक मंच है जहां कम से कम सीधी बातचीत का एक चैनल तो खुला रहता है। और जब हम एनर्जी कोऑपरेशन की बात करते हैं तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ एक साल 2022 में एससीओ का ही एक मेंबर देश है कजाकिस्तान। उसने अकेले दुनिया का 43% यूरेनियम प्रोड्यूस किया था। 43%। अब इससे अंदाजा लगाइए कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये ग्रुप कितना ज्यादा मायने रखता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जहां एक तरफ मौके हैं, वहीं दूसरी तरफ एससीओ में भारत के लिए चिंताएं और चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चिंता तो है चीन की। चीन इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने जियो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहता है। दूसरी चिंता ये है कि जैसे जैसे ये ग्रुप बड़ा हो रहा है, इसका जो ओरिजिनल फोकस था सेंट्रल एशिया, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है। इसके अलावा एक परसेप्शन ये भी है कि एससीओ एक तरह का एंटी वेस्ट यानी पश्चिमी देशों के खिलाफ एक गुट है। और हाँ, इस बात पर भी सवाल उठते हैं कि ग्रुप फैसले तो ले लेता है, पर उन्हें लागू करवा पाता है या नहीं। तो कुल मिलाकर भारत के लिए जो दुविधा है वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ तो एससीओ चीन से बात करने का एक जरूरी फोरम है,
लेकिन दूसरी ही तरफ यही फोरम चीन के लिए अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स यानी BRI जैसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने का एक मंच बन जाता है। और भारत BRI का कितना सख्त विरोधी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो अब सवाल आता है इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। इतने सारे मौके और इतनी सारी चुनौतियां, इस सब के बीच भारत आखिर करता क्या है? वो कौन सी स्ट्रैटेजी है, वो कौन सी कला है जिससे भारत SCO में अपने हितों को भी साधता है और अपनी जगह भी बनाए रखता है? भारत की स्ट्रैटेजी को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। स्टेप 1, नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले, मतलब अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना, उस पर कोई समझौता नहीं। स्टेप 2, सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी हर चीज में नहीं कूदना, बस उन्हीं मुद्दों पर एक्टिव रहना जो हमारे लिए जरूरी हैं। और स्टेप 3, एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड एजेंडा को आगे बढ़ाना। अब जो पहला पॉइंट था, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना, इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। 2023 में जब SCO समिट हुई तो भारत ने उस डिक्लेरेशन के एक खास पैराग्राफ पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पैराग्राफ में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की तारीफ की गई थी। ये दिखाता है कि भारत अपने कोर इंटरेस्ट पर कितना मजबूती से खड़ा रहता है। और अब दूसरे पॉइंट का उदाहरण, यानी सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन। इसका मतलब ये नहीं कि भारत हर चीज का बाइकॉट करता है, नहीं। भारत SCO के उन हिस्सों में बहुत एक्टिवली हिस्सा लेता है जो उसके अपने लक्ष्यों से मेल खाते हैं, जैसे कि SCO का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसे शॉर्ट में RATS कहते हैं। ये आतंकवाद के खिलाफ जानकारी साझा करने और मिलकर काम करने का एक मैकेनिज्म है, और भारत इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। जिस तरह से भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए सेलेक्टिव तरीके से SCO में इंगेज कर रहा है, क्या भारत की ये बैलेंसिंग एक्ट वाली कला इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से बदलने की ताकत रखती है? क्या भारत SCO को एक नई दिशा दे सकता है? इस संगठन का भविष्य क्या होगा, ये काफी हद तक भारत के इसी स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर ही टिका है।